गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, श्वसन के कितने प्रकार है। उसके बाद में हमने पढ़ा श्वसन के अंग कौन कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन अंग मिलकर किस प्रकार श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, उनकी क्या क्या संरचना होती है, उसको हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ लिया है। आज है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंतर्गत मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया होती है, कैसे वातावरण में उपस्थित O2 का ग्रहण किया जाता है, O2 कैसे फेफड़ों तक पहुंचती है, तो फेफड़े किस प्रकार O2 ग्रहण करने में भूमिका निभाते हैं, CO2 को बाहर त्यागने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद कैसे गैसों का विनिमय होता है, यानी फेफड़ों तक जब वायुमंडल से ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है, फिर वायु कुपिकाओं के द्वारा वह रुधिर में जाती है, तो वहाँ पर किस प्रकार गैसों का विनिमय होता है। फिर रुधिर के अंदर किस प्रकार O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त होकर ऊतकों तक पहुंचती है, फिर ऊतकों में बनी हुई CO2 वापस किस प्रकार फेफड़ों तक आती है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक शब्द है संवातन या श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास या इसको अपन इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग, इसका मतलब हुआ कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना। यानी हमने पढ़ा था कि कैसे वायु नासा छिद्रों के द्वारा या नासा जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इनके द्वारा प्रवेश करके फेफड़ों तक पहुंचती हैं, और फेफड़ों तक पहुंचने के बाद वहां से CO2 को वापस बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, या संवातन कहलाती है, या ब्रीथिंग कहलाती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, हमारी वक्षीय टोकरी की। वक्षीय जो टोकरी पाई जाती है, थोरैक्स जो बास्केट होती हैं उसकी होती है। अब इसका निर्माण किससे होता है, हमें पता है कि पीछे की ओर क्या पाया जाता है, पृष्ठ भाग पर हमारा कशेरुक दंड स्थित होता है। जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना रहा, वक्ष भाग के अंदर पृष्ठ भाग के अंदर हमारा ये कशेरुक दंड हो गया। इसमें हमें पता है कि 12 जोड़ी वक्षीय कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इन 12 जोड़ी वक्षीय कशेरुका से पसलियां निकलती हैं, और आगे यहाँ पर एक अस्थि पाई जाती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम। और फिर यहाँ पर क्लेविकल हो जाती है, ये वाली क्लेविकल अस्थि, सब क्लेविकल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जिसको कोलर अस्थि भी कहा जाता है। तो अब हम कहेंगे कि ये स्टर्नम, तो इस वक्षीय टोकरी के ऊपर की ओर, या हम कह सकते हैं आगे की ओर, यहाँ पर गर्दन होती है, और नीचे की ओर
यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है। ये क्या हो जाएगा? डायफ्राम। डायफ्राम तो आगे की ओर गर्दन, नीचे की ओर डायफ्राम, पृष्ठ भाग में यहाँ पर कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, और यहाँ आगे की ओर है वो क्या हो जाएगी? स्टर्नम हो जाएगी। और ये जो पार्श्व भाग है यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? पसलियाँ आ जाएगी इस प्रकार। हमें पता है कि हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं वो हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, जिसको सत्य पसलियाँ कहते हैं या हम उन्हें वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जो होती हैं वो सत्य पसलियाँ होती हैं, वास्तविक होती हैं, और ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। फिर हम कहेंगे 8वीं 9वीं और 10वीं, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 3 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं ये आपस में जुड़कर 7वीं पसली से जुड़ जाती हैं, जिन्हें असत्य पसलियाँ कहा जाता है, कूट पसलियाँ कहा जाता है। और फिर 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो पसलियाँ होती हैं जो कशेरुक दंड से जुड़कर केवल यहीं तक आई होती हैं, जिसको स्वतंत्र पसलियाँ या हम कहेंगे मुक्त पसलियाँ कहा जाता है। तो ये जो पसलियाँ होती हैं जो पार्श्व भाग में होती है, पसलियाँ भी आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, पीछे कशेरुक दंड से जुड़ती है, नीचे डायफ्राम। तो ये जो भाग बनता है वो हमारा एक कटोरी नुमा हो जाता है या टोकरी नुमा हो जाता है, जिसको वक्षीय पंजर भी कहा जाता है। तो वक्षीय पंजर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। अब ये जो पसलियाँ होती हैं, इन पसलियों के बीच में अंतरा परशुक पेशियाँ भी पाई जाती हैं। अंतरा परशुक पेशियाँ, ठीक है, अंतरा परशुक पेशियाँ या इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। अब ये जो अंतरा परशुक होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अंतरा परशुक पेशी और एक आंतरिक अंतरा परशुक पेशी, 2 प्रकार की होती है। अंतरा इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं, ICM पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बाहर की ओर जो अपन कहेंगे यूं इस प्रकार ये सिरा जोड़ती है, दूसरी होती है इसके नीचे की ओर यहाँ इस प्रकार। तो 2 प्रकार की होती है जो आपस में ऐसे क्रॉस बनाती है, जुड़ती नहीं है, आपस में इस प्रकार यूं क्रॉस के अंदर होती हैं, जो इसके विभिन्न मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है। ये वाली सिरे इससे सिरे से जुड़ी हुई थी, ये है वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 2 पसलियाँ होती हैं, 2 पसलियों के बीच में अंतरा परशुक पेशियाँ पाई जाती है, इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, बाह्य अंतरपरशुक पेशियाँ और आंतरिक अंतरपरशुक पेशियाँ, अंतरपरशुक पेशियाँ इंटरकोस्टल मसल्स। अब इनमें भी संकुंचन व शीतलन के द्वारा हम कहेंगे स्वांतन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब जो स्वांतन की प्रक्रिया होती है यह 2 प्रकार की होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वांतन या जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है अंतः शोषण, अंतः शोषण या इसको अपन लिखते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, और दूसरा होता है उच्छ्वसन, एक्सपीरेशन, या इसको बाह्य शोषण भी कह सकते हैं। अब इसमें इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है,
बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और उच्छ्वसन के अंदर क्या होता है, एक्सपीरेशन के अंदर क्या होता है, हम फेफड़ों के अंदर भरी हुई वायु को बाहर की ओर निकालते हैं। अब हम एक डायग्राम के द्वारा यदि समझते हैं इसको, तो हमने अभी बताया था कि इसमें क्या होता है कि ये लंग्स हो गए, ये डायफ्राम हो गया। डायफ्राम जो होता है यह गुंबदाकार आकृति का होता है, गुंबद नुमा होता है, और इसमें रेडियल मसल्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना, और ये पेशियां पाई जाती है। अब इधर आगे क्या होता है हमें पता है, स्टर्नम होता है, अब ये जो है, अब क्या होगा जब हम कहेंगे इंस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, तो उस दौरान डायफ्राम के अंदर इसकी जो अरीय पेशियां होती हैं, उस अरीय पेशियों के कारण डायफ्राम में असंकुचन होता है, डायफ्राम में संकुचन। ये तो क्या हो गया, कशेरुक दंड हो गया, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। यहां पर हम कहेंगे ये जो है वो है स्टर्नम, स्टर्नम, और इसके ऊपर इस प्रकार हम कहेंगे पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, इसको ऐसे स्टर्नम के साथ में यूं इस प्रकार। आगे बात समझ में। अब क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो मसल पेशियां पाई जाती हैं, सॉरी पसलियां जो पाई जाती हैं, जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इन पसलियों के बीच में अंतरापरशु पेशियां भी पाई जाती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन के समय इसकी जो बाह्य अंतरपरशु पेशी जो होती है, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स व डायफ्राम में संकुचन होता है, ध्यान रखना। बाह्य अंतरपरशु पेशी व डायफ्राम के अंदर संकुचन होता है, जिसके कारण क्या होगा, डायफ्राम है वो चपटा होगा, गुंबदाकार से क्या होगा, चपटा होगा, और चपटा होने के कारण हम कहेंगे ये ऐसे आगे की ओर बढ़े। पसलियां भी यूं थी, वो अब आगे की ओर बढ़ती हैं, तो आगे की ओर बढ़ने के कारण हम कहेंगे ये वाला भाग है वो आगे आ जाता है यूं, जिसके कारण हम कहेंगे कि जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है। अब वक्ष गुहा का आकार बढ़ने के कारण फेफड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर एक सेक्टोरियल फोर्स उत्पन्न होता है, तो जिसके कारण हम कहेंगे कि बाह्य वातावरण की जो गैसें होती हैं, या हम कहेंगे जो एयर होती है, इसमें केवल ऑक्सीजन नहीं बाकी सभी गैसें ही भी आती हैं, तो बाहरी वातावरण की जो वायु होती है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो वातावरण
नासा रंध्रों के द्वारा या नासा छिद्रों के द्वारा बाहरी वातावरण में उपस्थित वायु का फेफड़ों में प्रवेश करने की प्रक्रिया को अंतर शोषण कहा जाता है, इंस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें हम कहेंगे डायफ्राम, स्टर्नम, पसलियां और अंतरापरशु पेशियां ये काम में आती है। बहुत सीधी सी और परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा भी जाता है कि शोषण की प्रक्रिया के अंदर डायफ्राम, पसलियां और स्टर्नम का योगदान होता है, कैसे समझाइए। तो इंस्पिरेशन के अंदर आपको कुछ भी याद नहीं करना, सीधे यही लाइन याद रखनी है कि बाह्य अंतःपरशु पेशियां और डायफ्राम में संकुंचन होता है। संकुंचन होने के कारण यह चपटा होने लगता है, स्टर्न ऊपर की ओर उठता है, पसलियां सीधी होने लगती हैं, आगे की ओर यूं बढ़ेगी, जिसके कारण वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है। और वक्ष गुहा का आकार बढ़ने के कारण इसके अंदर सेक्टोरियल फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण बाह्य वातावरण के अंदर उपस्थित जो वायु होती है वो इसमें प्रवेश करती है। अब ठीक इसी प्रकार हम कहेंगे ये जो समय लगता है, ये जो समय होता है 2 सेकंड का समय होता है, ये याद रखना है। 2 सेकंड का समय होता है, जबकि 3 सेकंड का समय ये होता है सामान्य अवस्था के अंदर। और जो अपन कहेंगे 1 मिनट में शोषण की जो दर होती है वो 12 से 16 होती है, मिनिमम एवरेज 12। आप कार्य करोगे वगैरह तो उसमें 16 भी हो सकती है, उससे भी अधिक बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य जो होती हैं वो 12 से 16 होती हैं। अब तो हम कहेंगे कि इसमें इनकी भूमिका होती है, तो यह एक सक्रिय प्रावस्था है। सामान्य अवस्था में यदि अंतर शोषण या इंस्पिरेशन या निशोषण की बात करते हैं तो यह एक सामान्य सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में संकुंचन के कारण वायु को ग्रहण किया जाता है। ठीक उसी बात 2 सेकंड में प्रोसेस होने के बाद वापस हम कहेंगे उच्छ्वसन की जो प्रक्रिया होती है, जो गैस अंदर भरी हुई है, तो उसमें क्या होगा, इसमें सामान्य अवस्था के अंदर ऐसे कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की पेशिया के अंदर संकुंचन नहीं होता है। बिना संकुंचन के ही ये जो बाह्य अंतरापरशु पेशियां और डायफ्राम है वो शीतलन अवस्था के अंदर आते हैं, वो अपनी सामान्य पूर्व अवस्था के अंदर आने लगते हैं। उसमें ये स्थिति बन जाएगी। स्टर्नम हो जाएगा, और इसमें जो हमारा इस स्थिति में डायफ्राम है वो ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा, इस प्रकार ये कंडीशन हो जाती है, यानी हम कहेंगे ये पसलियां वापस अंदर की ओर बैठने लगती है। डायफ्राम के अंदर क्या होगा, संकुंचन नहीं, क्या होगा, शिथिलन होगा। डायफ्राम पहले संकुंचन हुआ, अब क्या हो रहा है, शिथिलन हो रहा है। तो शिथिलन होने के कारण क्या होगा कि यह वापस गुंबदाकार आकृति के अंदर आ जाता है, वापस यह गुंबद नुमा बन जाता है। तो उस दौरान हम कहेंगे कि यह अपनी पूर्व स्थिति के अंदर आ जाता है। और यहाँ आने के बाद में जो बाह्य अंतरपरशु पेशी है उसमें भी शिथिलन होता है, जिसके कारण पसलियां पुनः अपनी पूर्व स्थिति मानने लगती है, स्टर्नम अपनी पूर्व स्थिति मानने लगता है, जिसके कारण हम कहेंगे वक्ष गुहा का आकार कम होता है। और वक्ष गुहा का आकार कम होने के कारण
अंदर भरी हुई जो वायु होती है, यह वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसमें क्या होता है, ये वायु बाहर निकल जाती है। तो हम कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार के कोई संकुचन नहीं हुआ, तो इसलिए इसको निष्क्रिय प्रोसेस कहा जाता है, इनएक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम कसरत, मनुष्य कोई व्रत करता है या कोई कार्य करता है और उस समय यदि उसकी श्वसन दर है जब बढ़ जाती है, तो उस दौरान ये एक्सपीरेशन जो प्रोसेस होता है यह भी सक्रिय अवस्था के अंदर आ जाता है। इस दौरान अब क्या होता है कि इसमें जो अंतर प्रसूक पेशियां होती हैं, आंतरिक अंतर प्रसूक, ठीक है, तो इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि स्टर्नम, पसलियां, डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। और इस स्थिति में आने के बाद फिर हम कहेंगे क्या होता है कि इसमें ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं और ये श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि किस प्रकार ब्रीथिंग होती है, संवातन की प्रक्रिया होती है, जिसमें कैसे इंस्पिरेशन होता है और कैसे एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये सारे दोनों प्रोसेस है वो इसमें हमने समझ लिया। अब ये वायु है वो फेफड़ों तक जाती है और फिर वायु कुपिकाएं जो होती है उससे कैसे रुधिर में प्रवेश करती हैं, इसको आगे हम गैसों के एक्सचेंज के अंदर पढ़ेंगे।